फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसोफेजियल वराइसिस। ठीक है, इसोफेगस के पूरे डिसीजेस हमने अभी तक कवर कर लिए, जिसमें हमने जो हमारे इसोफेगल के अल्सर्स होते हैं वो देखे हमने। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग इसोफेजियल वराइसिस ये चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, इसोफेजियल वराइसिस देखने से पहले हम लोगों को एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, वो है हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि जो हमारा लीवर होता है उसको ड्यूअल ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, जो हमारा लीवर होता है उसको ड्यूअल ब्लड सप्लाई होता है। पहला कौन सा होता है? एक होता है पोर्टल वेन से, ठीक है, और दूसरा होता है हिपैटिक आर्टरी से। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी से 20% ब्लड सप्लाई होता है, और यहाँ पर जो पोर्टल वेन प्रेजेंट होती है उससे 80% ब्लड सप्लाई हमारे लीवर को होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोर्टल वेन होती है वो कैसे फॉर्म होती है? मान लो ये हमारा लीवर है, ठीक है, ये हमारा लीवर है। लीवर को जो पोर्टल वेन सप्लाई करती है वो किससे बनी है? वो एक बनी है हमारी जो स्प्लेनिक वेन होती है। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये हमारा स्प्लीन है, ठीक है, और यहाँ से सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और ये स्प्लेनिक वेन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हमारी पोर्टल वेन। ठीक है, जो कि हमारे लीवर को सप्लाई कर रही है। और यहाँ से लीवर में जो पूरा यहाँ पर लीवर फंक्शनल यूनिट होता है, यहाँ पर छोटे छोटे वेनिल्स तैयार होके जो हमारा अल्टीमेट ब्लड सप्लाई जो है या फिर जो वेनस ड्रेनेज होगा यहाँ से, वो कहाँ पे होगा? हमारी आईवीसी में, मतलब इंफीरियर वेना केवा में, और वो कहाँ जाएगा? हमारे राइट हार्ट में। बराबर, तो ये जनरल सर्कुलेशन या फिर कॉमन सर्कुलेशन हुआ, हमारे एनाटॉमी का पार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर मान लो किसी भी वजह से ये जो पोर्टल वेन है, ये पोर्टल वेन है, अगर इसमें प्रेशर बढ़ता है, अब प्रेशर बढ़ने के लिए यहाँ पर 3 रीजन हो सकते हैं। कुछ रीजन जो होते हैं ये प्री हिपैटिक हो सकते हैं। ठीक है, प्री हिपैटिक हो सकते हैं। अब प्री हिपैटिक में रीजंस क्या क्या मिलेंगे? मान लो ये जो पोर्टल वेन है ये हमारे लीवर को रीच करने से पहले, लीवर को सप्लाई करने से पहले के जो भी रीजंस होंगे वो क्या होंगे? प्री हिपैटिक होंगे। ठीक है, तो प्री हिपैटिक में क्या होगा? यहाँ पे वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस हो सकता है, स्प्लेनिक वेन में भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या फिर स्प्लीन की कोई कंडीशन जहां पर हाइपर स्प्लेनिज्म या फिर स्प्लिनोमेगाली ऐसी कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, ये हुई कुछ प्री हिपैटिक कंडीशन। दूसरी होती है हिपैटिक कंडीशन। ठीक है, हिपैटिक कंडीशन मतलब लीवर में पैथोलॉजी होना। लीवर में पैथोलॉजी क्या हो सकती है? कॉमन कॉज है सिरोसिस। ठीक है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। ठीक है, ये दूसरा कॉज है। तीसरा कॉज हो सकता है पोस्ट हिपैटिक। अब पोस्ट हिपैटिक में देखेंगे तो जहां पर ये हमारी आईवीसी है, ठीक है, पोर्टल वेन यहाँ पे आईवीसी में ड्रेन करेगी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ये राइट हार्ट में अल्टीमेटली ड्रेन करेगी। ठीक है, तो जो राइट हार्ट होता है उसमें अगर कोई पैथोलॉजी होंगी, ठीक है, कोई पल्मोनरी डिसीजेस हो सकते हैं, तो उसमें अगर ये कोई पैथोलॉजी होती है तो वो क्या होगी? वो होगी हमारी पोस्ट हिपैटिक। ठीक है, अब ये तीनों कॉजेस से यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, जो वेनस है या पोर्टल वेन है हमारे, उसमें प्रेशर बढ़ेगा, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, तो जहां पर ये पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ उसकी वजह से होगा क्या कि मान लो ये हमारी पोर्टल वेन है। अब ये पोर्टल वेन में जो भी वेन ड्रेन कर रही है, ठीक है, जो भी वेनस का ड्रेनेज हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? अगर ये पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो ड्रेन करने वाली वेन्स है इसमें भी प्रेशर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारी इसोफेगस का पार्ट होता है, जो लोअर इसोफेगस स्पेशली, तो लोअर इसोफेगस का जो पार्ट होता है उसका वेनस ड्रेनेज कहाँ पे होता है? अल्टीमेटली हमारे पोर्टल वेन में होता है। ठीक है, तो जहां पर पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ेगा तो वही प्रेशर हमारी जो लोअर इसोफेगस की वेन है वहां पर आएगा। उसके साथ साथ जो हमारा स्टमक होता है, तो जो स्टमक होता है उस स्टमक में भी जो वेन्स होती है जहां पर ये भी हमारे कुछ पोर्टल वेन में ड्रेन करती है, तो वहां पर भी प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पे गैस्ट्रिक वराइसिस भी हम लोगों को देखने मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पोर्टल वेन का प्रेशर है जो बढ़ने की वजह से इसोफेजियल वराइसिस भी होंगे और गैस्ट्रिक वराइसिस भी हम लोगों को देखने मिलते हैं। अब इसोफेजियल वराइसिस मीनिंग, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ठीक है, इसोफेजियल वराइसिस होना मतलब क्या होना कि जो लोअर इसोफेगस होती है, यहाँ पर जो वेन होती है, अगर इसमें प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगी? वो एनलार्ज होंगी। ठीक है, एनलार्ज होंगी, वो बल्ज होंगी।
ठीक है। जहां पर ये डायग्राम ये दिख रहा है आपको, ये डायग्राम में जैसे ये वेन्स है, ठीक है, ये पूरी वेन्स है जो हमारे इसोफेगस को सप्लाई कर रही है, फिर इसोफेगस को वेनस ड्रेनेज कर रही है। तो ये पूरा जो वेन होता है ये पूरे ऐसे डायलेट हो जाते हैं, फिर एनलार्ज होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इसोफेजियल वराइसिस। और इसके पीछे का रीजन हमने पढ़ा अभी, वो है हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉजेस कुछ भी हो सकते हैं, लिवर सिरोसिस हो सकता है, वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है। कॉज कुछ भी हो, अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है तो वो अल्टीमेटली क्या कॉज करेगा, हमारे इसोफेजियल वराइसिस कॉज करेगा। इसलिए हम लोगों को पोर्टल हाइपरटेंशन पहले से मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली उसमें हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इसोफेजियल वराइसिस का डेफिनेशन, ठीक है। तो इसोफेजियल वराइसिस क्या है, ये ऐसे वराइसिस या फिर ऐसे वेनस एनलार्जमेंट है जहां पर हमारे जो लोअर इसोफेगस की वेन होती है वो एनलार्ज होती थी, ठीक है। तो इट मे बी असिम्टोमेटिक, जो हमारे इसोफेजियल वराइसिस के पेशेंट होते हैं वो असिम्टोमेटिक हो सकते हैं मोस्टली, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ते हैं या फिर उसका साइज जो है बहुत ज्यादा बढ़ता है, वेनस प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो ये हिमेटोमेसिस की रूम पे भी आ सकते हैं, मतलब उसमें सिम्टम हो सकता है हिमेटोमेसिस का, ठीक है। या फिर ये पेशेंट मलेरिया की कंप्लेंट भी लेके आ सकते हैं। तो ऐसे टाइप में हम लोगों को करना क्या है कि पेशेंट्स के पहले डिटेल हिस्ट्री लेनी है, वो अल्कोहलिक है नॉन अल्कोहलिक है, अगर अल्कोहलिक है तो हम लोग सीरोसिस सस्पेक्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली हम लोगों को पोर्टल हाइपरटेंशन मिलेगा। तो अगर पोर्टल हाइपरटेंशन होगा तो वो इसोफेजियल वराइसिस होंगे, ठीक है। इसीलिए हिमेटोमेसिस पेशेंट, हिमेटोमेसिस की हिस्ट्री और उसके साथ साथ अगर अल्कोहलिक क्रोनिक अल्कोहलिज्म है तो हम लोग लिवर सिरोसिस पोर्टल हाइपरटेंशन सस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखनी है, अगर पेशेंट में कोई एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री है, मान लो कोई वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, स्प्लेनोमेगेली है, हाइपरस्प्लेनिज्म है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज कर रही है। इसीलिए हम लोगों को पेशेंट की डिटेल में हिस्ट्री लेना है कि पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ठीक है। उसके ऊपर से हम लोग क्लिनिकली डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसके बाद में हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेके भी ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इसोफेजियल वराइसिस के पेशेंट होंगे, इट मे बी असिम्टोमेटिक, ठीक है, इट मे प्रेजेंट विद हेमाटोमेसिस, ठीक है। जो वराइसिस होंगे अगर वो ब्लीड कर जाते हैं, ठीक है, उसमें ब्लीडिंग अगर एक्टिव ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा, पेशेंट में प्रेजेंट विद हेमाटोमेसिस, ठीक है। इट मे प्रेजेंट विद मलीना आल्सो एंड रिकरेंट ब्लीडिंग आल्सो, ठीक है। तो वो तीन चीजों में यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, एक हेमाटोमेसिस हो सकता है, या फिर रिकरेंट ब्लीडिंग भी हो सकता है, या फिर मलीना हो सकता है। मलीना कौन से कंडीशन में होगा, मान लो वो स्मॉल साइज वराइसिस है और थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है, वराइसिल अगर वो ओजिंग हो रहा है तो होगा क्या, वो जो ब्लड होगा वो कलेक्ट कहाँ पे होगा, हमारे स्टमक में होगा, स्टमक से अल्टीमेटली कहाँ, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से होकर फिर हमारे फीकल मैटर में वो पहुंचेगा। इसीलिए यहाँ पर मलीना की कंप्लेंट देखने को मिलेगी, या फिर रिकरेंट हेमाटोमेसिस, पहले भी हिस्ट्री होंगी इसकी कभी कभी, या फिर रिकरेंट ब्लीडिंग भी हो सकता है, ठीक है। ये सिम्टम हम लोगों को देखने मिल सकते हैं। अगर वराइसिल ब्लीडिंग हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ब्लीडिंग में क्या होगा, यहाँ पे तीन कंडीशन है, ठीक है। जो इसोफेजियल वराइसिस होंगे वो ब्लीडिंग कब करेंगे, या फिर वो हेमाटोमेसिस की कंप्लेंट कब आएगी। जो वराइसिस होंगे वो एक तो लार्ज साइज होंगे, या फिर जो पोर्टल वेन का प्रेशर होता है, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो वो पोर्टल हाइपरटेंशन एक्चुअली में प्रेशर कितना होना चाहिए, जबकि हम लोग हेमाटोमेसिस के पेशेंट देख रहे हैं। तो पोर्टल वेन में नॉर्मल प्रेशर होता है 5 mm ऑफ एच से कम, ठीक है, मतलब लेस देन 5 mm ऑफ एच अगर प्रेशर रहेगा तो वो नॉर्मल कहलाएगा। अगर 5 to 10 प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पर ब्लीडिंग के चांसेस होंगे, ठीक है, वो ब्लीड होने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर ये प्रेशर अगर 12 mm ऑफ एच के ऊपर जाता है तो यहाँ पर 101% यहाँ पर प्रेशर पेशेंट में हाइपरटेंशन की या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पर वराइसिस जो है वो ब्लीड कर जाएंगे, ठीक है। तो कितना प्रेशर चाहिए, अगर वराइसियल ब्लीडिंग हम लोग कंसिडर करें तो 12 mm ऑफ एच पोर्टल वेन का हम लोग प्रेशर यहाँ पे नापते हैं, ठीक है। तो वराइसिस बिगिंस टू ब्लीड व्हेन द पोर्टल प्रेशर एक्सीडेड 12 mm ऑफ एच, मतलब जैसे ही 12 mm ऑफ एच के ऊपर अगर प्रेशर जाता है हमारे पोर्टल वेन का तो जो वराइसिस है वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो पेशेंट होंगे जो कि ब्लीडिंग के कंडीशन में आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि वराइसिल ब्लीड हो रहा है, वो कैसे होंगे, ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट में हम लोगों को हाइपोवॉल्यूमिया मिलेगा, क्योंकि लार्ज ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे कम होने वाला है। जो वराइसिस है कुछ इस तरह से यहाँ पर ब्लीडिंग दिखती है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये पूरा ब्लीडिंग का थ्रो है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को करना क्या है, पेशेंट के जो वाइटल्स होंगे
उसको पहले मेंटेन करना है। उसके साथ साथ जो ब्लीडिंग का सोर्स होगा, मतलब जो हमारे वायरसेस ब्लीड कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करनी है या फिर कुछ प्राइमरी बेसिक ट्रीटमेंट करनी है। जब तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे जो ट्रीटमेंट करते हैं वो हम लोग लास्ट में ट्रीटमेंट पार्ट में देखने वाले, लेकिन हम लोगों को पहले उसका कॉज फाइंड आउट करना है और पहले वाइटली पेशेंट को स्टेबल कराना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, ऐसे पेशेंट में यहाँ पर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, व्हेन पेशेंट प्रेजेंट विद द हेमाटोमेसिस, ठीक है, पेशेंट शो द फीचर्स ऑफ शॉक। अब यहाँ पे इतना अगर हेवीली ब्लीडिंग हो रहा है हमारी इसोफेजियल वराइसिस से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो लार्ज वॉल्यूम लॉस होगा, तो उसकी वजह से पेशेंट तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में आने ही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के फीचर्स हमने शॉक टाइप में पढ़े हैं, शॉक के टाइप में हमने हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ये पढ़ा है, उसके फीचर्स देखे हमने, उसके ट्रीटमेंट भी देखी है। तो हम लोगों को यहाँ पर करना क्या होगा कि जो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट देखेंगे तो जो ब्लीडिंग वराइसिस होते हैं उसमें 20 to 30% या फिर 25 to 30% मॉर्टेलिटी रेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए वराइसिस को कब ट्रीट करना है, ब्लीडिंग के पहले, और जो पोर्टल वेन का प्रेशर है वो मेंटेन करना है हम लोगों को बिलो 12, ताकि जो वराइसिस है वो ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो फैक्टर्स होते हैं कि जो कि ब्लीडिंग के लिए हेल्प करते हैं, मतलब ऐसे कोई फैक्टर्स होंगे जो ब्लीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर हम लोग कंसिडर करते हैं कि ऐसे फैक्टर्स होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लीडिंग होगा। वो कौन से फैक्टर है, यहाँ पर 4 फैक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला फैक्टर है हमारा पोर्टल वेन का प्रेशर। हमने पहले पढ़ा कि जो पोर्टल वेन का प्रेशर है वो अगर 12 mm के ऊपर है, 12 mm ऑफ Hg के ऊपर है, तो ऑब्वियसली जो वराइसिस है वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो सकते हैं। इसीलिए पहला पोर्टल वेन का प्रेशर हम लोगों को यहाँ पर कंसिडर करना है। दूसरा फैक्टर क्या कंसिडर करते हैं, जब हम लोगों को पेशेंट में यहाँ पर GERD के सिम्टम, मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर इसके सिम्टम्स में हम लोगों को पता है, मिलने वाले हैं, तो ये भी एक फैक्टर होता है हमारी इसोफेजियल वराइसिस की ब्लीडिंग में। अब वो क्यों होगा, देखो यहाँ पर जो हमारा इसोफेगस होता है उसके साथ ये जो स्टमक होता है, अगर मान लो यहाँ से जो भी एसिड सिक्रेट हो रहा है हमारे स्टमक में वो हमारे इसोफेगस में जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे अल्सर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे अल्सर्स होंगे, और ऑलरेडी अगर मान लो यहाँ पे वराइसिस है तो वराइसियल वॉल में अगर अल्सर होंगे तो ऑब्वियसली वो ब्लीड हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो GERD के पेशेंट हो गए थे, GERD के सिम्टम होंगे, ऐसे टाइप में हम लोगों को ब्लीडिंग होना ज्यादा संभव है। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है, वराइसियल साइज। अब हमने यहाँ पर जो पहला एक इमेज देखा था उसमें जो साइज देखी थी वो लार्ज साइज के वराइसिस है। ठीक है, और ये पूरा ब्लीडिंग के वराइसिस है। इसका मतलब क्या है कि जो लार्ज साइज वराइसिस होते हैं, जहां पर हम लोगों को ग्रेड 3 ग्रेड 4 वराइसिस हम लोगों को फाइंडिंग में मिलते हैं, ऐसे वराइसिस ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो लार्ज साइज वराइसिस है ये भी मैटर करते हैं, या फिर वराइसिस की जो साइज होती है वो मैटर करती है हमारी वराइसियल ब्लीडिंग के फैक्टर्स में। ठीक है, चौथा फैक्टर क्या हो सकता है, वराइसियल वॉल में टेंशन आना। जो वराइसियल वॉल होते हैं अगर उसमें टेंशन ज्यादा है, ठीक है, किसी भी वजह से अगर टेंशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो वराइसियल ब्लीड के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो फैक्टर्स देखे, 4 फैक्टर है। पहला हमारा देखा फैक्टर हमने एक पोर्टल वेन का प्रेशर, दूसरा GERD के सिम्टम्स या फिर GERD में ऐसे पेशेंट में ब्लीडिंग होने ज्यादा चांसेस है। तीसरा फैक्टर है हमारा वराइसियल साइज, मतलब अगर वो लार्ज साइज या फिर वेरी लार्ज साइज वराइसिस है, ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा है। और चौथा है हमारे वराइसियल वॉल में जो टेंशन क्रिएट होगा, वो एक फैक्टर यहाँ पर ब्लीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हमारी वराइसियल ब्लीडिंग के लिए हम लोगों को इंपॉर्टेंट देखने हैं या फिर यहाँ पे कंसिडर करने हैं। अगर यहाँ पे वराइसिस के पार्ट्स देखे, सॉरी वराइसिस के जो टाइप्स होते हैं वो देखेंगे, तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो हमारा वेनस ब्लड सप्लाई है, सॉरी वेनस सप्लाई या फिर वेनस ड्रेनेज है, ये यहाँ पर हैम्पर्ड हो रहा है। इसीलिए जो वेन हमारे पोर्टल वेन में ड्रेन करने वाली उसमें तो प्रेशर आने वाला है। इसीलिए जो मोस्ट कॉमन हम लोगों को वराइसिस देखने मिलते हैं वो है हमारे इसोफेगल वराइसिस। ठीक है, जो लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस में हम लोगों को देखने मिलते हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों को जो गैस्ट्रिक वेन होती है उसमें भी हम लोगों को वराइसिस देखने मिलेंगे, लेकिन इसका अगर परसेंटेज देखेंगे तो वो सिर्फ 20% है, और इसोफेगस के देखेंगे तो ये मोस्ट कॉमन होते हैं और वो 80% होते हैं। ठीक है, इसोफेगस के जो वराइसिस होंगे वो मोस्ट कॉमन होंगे और ये हमारे कितने हैं, 80%। ठीक है, यहाँ पर ये 2 टाइप्स हम लोग कंसिडर करते हैं वराइसिस के। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ स्पेशली इसोफेगस के वराइसिस यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है,
अगर हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी पेशेंट आता है, ठीक है, उसके अगर हम लोग कॉजेस देखेंगे, कोई पेशेंट ऐसा आता है कि जहाँ पे हम लोगों को हेमाटेमेसिस मिलता है, मरीना मिलता है, ऐसे पेशेंट में हम लोगों को और भी कॉजेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे इसोफेजियल वराइसिस ही, ठीक है। इसोफेजियल वराइसिस के जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो देखने से पहले हम लोग इसके ग्रेडिंग पे फोकस करते हैं। यहाँ पर 4 ग्रेड्स दिए गए हैं, ठीक है। जो ग्रेड्स है वो कितने हैं, 4 ग्रेड्स है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। अब इसमें डिफरेंस क्या है, पहला ग्रेड अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, पहला ग्रेड अगर देखेंगे तो ये स्मॉल साइज वराइसिस होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, स्मॉल साइज वराइसिस होते हैं। अब स्मॉल साइज वराइसिस का मीनिंग क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे एंडोस्कोपी करेंगे, मतलब अपर जीआई स्कोपी करेंगे, तो हम लोगों को वल्साल्वा करना पड़ेगा अगर हम लोगों को इसको देखना है, ठीक है। जो वराइसिस होंगे बहुत ही स्मॉल साइज होते हैं। अगर पेशेंट में हम लोग वल्साल्वा टेस्ट कराते हैं, वल्साल्वा मनूवर कराते हैं, ठीक है, वल्साल्वा मनूवर अगर हम लोग कराते हैं तो हम लोगों को ये विजिबल हो जाते हैं हमारे फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है। यहाँ पर जो ल्यूमेन होता है वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, इसोफेगस का जो ल्यूमेन होता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, और ये ज्यादातर इसमें ब्लीडिंग के चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड हुआ। सेकंड ग्रेड में अगर देखेंगे तो ये मॉडरेट साइज के वराइसिस होते हैं, ठीक है, मॉडरेट साइज के वराइसिस होते हैं, जहां पर हमारा इसोफेगस का जो ल्यूमेन होता है, इसोफेगस का ल्यूमेन जो होता है लेस देन 25% यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ठीक है, मतलब ये हमारे ल्यूमेन में प्रोट्रूड हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो म्यूकोजा होता है, 2 वराइसिस के बीच में हम लोगों को म्यूकोजा प्रेजेंट मिलता है, ठीक है। थर्ड ग्रेड में अगर देखेंगे तो थर्ड ग्रेड के जो वराइसिस होते हैं वो लार्ज वराइसिस होते हैं। अब लार्ज वराइसिस जो है ल्यूमेन में प्रोट्रूड कर जाते हैं, प्रोट्रूड होते हैं ल्यूमेन में, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम लोग ल्यूमेन देखेंगे तो वो 25 से 50% जो होता है ये ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रोट्रूड भी होंगे, 25 to 50% जो ल्यूमेन होगा तो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएंगे, या फिर जो ओजी जंक्शन होता है उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे फोर्थ ग्रेड। अब फोर्थ ग्रेड का मतलब क्या है, जहाँ पे यहाँ पर लार्ज है तो ऑब्वियसली ये इससे भी लार्ज, या फिर इसको हम लोग वेरी लार्ज की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, तो ये वेरी लार्ज होंगे, ठीक है। अब वेरी लार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारी इसोफेगस की ल्यूमेन है ये कंप्लीट ऑब्स्क्योर हो सकती है, कंप्लीट ऑब्स्क्योर सकती है, या फिर 50% से ज्यादा ऑब्स्क्योर हो सकती है, इसीलिए इसको वेरी लार्ज वराइसिस कहते हैं। और ये थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड जो है ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है हमारी ब्लीडिंग के लिए, ठीक है। इसमें कोई भी अगर पॉजिटिव फैक्टर या फिर जो 4 फैक्टर हमने ब्लीडिंग के लिए देखे हैं उसमें जो साइज देखा हमने, तो साइज को हम लोग यहाँ पे ग्रेड्स के तौर पे देखेंगे, या फिर ग्रेड के हिसाब से हम लोग इसको साइज कंसिडर कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रेड होगा इसकी साइज ऑलरेडी स्मॉल है तो ये ब्लीडिंग के चांसेस कम है। मॉडरेट साइज के जो होते हैं वो भी यहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, लेकिन जो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड जो कि लार्ज और वेरी लार्ज की कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे, मान लो कोई भी पेशेंट हमारे पास हेमाटेमेसिस का आता है तो हम लोगों को क्या क्या सस्पेक्ट करना चाहिए, ये हम लोगों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये टॉपिक पढ़ाता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हेमाटेमेसिस होने के चांसेस, मलीना होने के कॉजेस, उसके साथ साथ अगर कोई रिकरेंट ब्लीडिंग भी हो रहा है इसके भी कॉजेस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मलीना होने में हमारे कौन से कॉजेस होंगे, या फिर हेमाटेमेसिस में कौन से कॉजेस होंगे, उसके साथ साथ जो हमारे इसोफेजियल वराइसिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो और कौन से डिसीजेस में दिखते हैं, यहाँ पर वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएगा। पहला अगर हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे तो वो है ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर। मान लो पेप्टिक अल्सर जैसे कि हमारे डिओडेनम में अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अगर इसमें ब्लीडिंग होगा, ठीक है, अगर ये पेप्टिक अल्सर में ब्लीडिंग होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा कि वो भी हमारी जीआई ट्रैक्ट का पार्ट है, तो वो भी हमारे कभी कभी मलीना के फॉर्म में हम लोगों को देखने मिल सकता है। इसीलिए ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर हम लोगों को पहले रूल आउट करना है, ठीक है। दूसरा कॉज क्या सकता है, कार्सिनोमा स्टमक, मतलब सी स्टमक में भी हम लोगों को ब्लीडिंग मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग पहले वो भी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि कोई कार्सिनोमा की कंडीशन तो नहीं है, ठीक है। मेलेरी वेस्ट सिंड्रोम में जहाँ पे हमारा जो लोअर इसोफेगस होता है यहाँ पर टीयर होता है, म्यूकोजल टीयर होता है, ठीक है, ठीक है, म्यूकोजल टीयर, उसके साथ साथ जो वॉल होती है हमारी उस पर टीयर हो जाता है, तो इसकी वजह से भी ब्लीडिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए मेलेरी वेस्ट सिंड्रोम भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है।
उसके बाद में एक्यूट इरोसिव गैस्ट्राइटिस। एक्यूट इरोसिव गैस्ट्राइटिस में भी कभी कभी हम लोगों को ब्लीडिंग देखने मिलती है, तो इसीलिए ये भी इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये कंडीशन एक्यूट इरोसिव गैस्ट्राइटिस की तो नहीं है। चौथा कॉज, सॉरी इसके बाद का कॉज अगर देखेंगे या फिर इसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे ब्लीडिंग में, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में अगर हम लोग देखेंगे जैसे कि हेमोफीलिया है, ठीक है, बाकी के भी जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में डिलोफाइस सिंड्रोम। डिलोफाइस सिंड्रोम में यहाँ पर जनरली जो हमारी वेन्स होती है यहाँ पर मालफॉर्मेशन होता है वेन्स का। ठीक है, जो वेनस का मालफॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर डायलेटेशन या फिर एनलार्जमेंट हम लोगों को दिख सकता है, तो ये भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है। गैस्ट्रिक पॉलिप्स अगर होंगे तो भी ब्लीडिंग के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ गैस्ट्रिक लियोमाइमा जहाँ पे हमारा सब म्यूकोजल ट्यूमर होता है, ठीक है, सब म्यूकोजा में बिनाइन ट्यूमर होता है ये, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर, इसमें भी हम लोगों को कभी कभी जो हमारे इसोफेजियल वराइसिस के सिम्टम है सेम हम लोगों को यहाँ पर मिल सकते हैं। उसके साथ साथ गैस्ट्रिक लिम्फोमा है, ठीक है, गैस्ट्रिक लिम्फोमा भी में हम लोगों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि जो सिम्टम्स है हम लोगों को गैस्ट्रिक लिम्फोमा भी कभी कभी यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो है हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती है और हम लोगों को इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना है और अल्टीमेटली हमारा जो डायग्नोसिस होगा वो फिर आएगा हमारे इसोफेजियल वाराइसिस। ठीक है, और जब हम लोगों को फाइनल डायग्नोसिस मिलेगा उसके बाद में हम लोग उसके तौर पे इन्वेस्टिगेशन और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करना पड़ेगा। अगर पहला इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो हम लोग पहले अगर वो ब्लीडिंग वायरसेस है या फिर नहीं भी है तो भी हम लोग पेशेंट का एचबी देखेंगे। ठीक है, एचबी देखेंगे, प्लेटलेट काउंट देखेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़े हुए पहले कि हम लोग जो इसोफेजियल डिसीजेस होते हैं या फिर उसके साथ साथ अगर लीवर डिसीजेस कनेक्टेड है तो उसमें प्लेटलेट काउंट हमारा कम होता है, इसीलिए हम लोगों को पहले कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, इसको सीबीसी हम लोग कहते हैं, सीबीसी करा लेना है पेशेंट का। उसके साथ साथ एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट हम लोगों को कर लेनी है, ताकि लीवर की जो पैथोलॉजी है हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं वो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर पेशेंट में हेवी ब्लीडिंग हो चुका है और उसमें हम लोगों को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हम लोगों को ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, इसीलिए ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग हम लोगों को करा लेना है, ताकि पेशेंट में अगर ये सीवियर शॉक में आते हैं या फिर सीवियर हाइपोवोलेमिक शॉक में आते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ब्लड ग्रुपिंग करना बहुत जरूरी है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो जिसको हम लोग आईएनआर कहते हैं, तो ये पीटी आईएनआर हम लोग करते हैं ताकि हम लोगों को ये पता चले कि इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी है या नहीं है। अगर आईएनआर बड़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए पहले हम लोगों को आईएनआर कम करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग कुछ विटामिन के देते हैं इसमें, उसके साथ साथ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जहाँ पे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो भी हम लोग पेशेंट में लगाते हैं, इसीलिए पीटी आईएनआर देखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लीवर के पेशेंट्स में। ठीक है, उसके बाद में किडनी का फंक्शन भी हम लोगों को देखना चाहिए, कोई हिपैटोरेनल सिंड्रोम तो नहीं है। हिपैटोरेनल में पेशेंट कब जाएगा, जब कोई लीवर की कंडीशन जैसे कि सिरोसिस है, ऐसे कंडीशन में पेशेंट हिपैटोरेनल सिंड्रोम में होता है, तो इसीलिए हम लोगों को रीनल भी देखना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें हम लोग ब्लड यूरिया देखते हैं और सीरम क्रिएटिनिन, ये फैक्टर्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। अब जब हम लोगों को ये पूरा डायग्नोसिस हो चुका है कि इसोफेजियल वाराइसिस है या फिर जो कंडीशन मान लो कि हिमेटोमेसिस में अगर पेशेंट आ रहा है वो वाराइसियल ब्लीड हो सकते हैं, ऐसे टाइप में अगर हम लोग इसका डायग्नोसिस कर रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग ट्रीटमेंट का पार्ट देखेंगे तो पहले हम लोग पोर्टल वेन की तरफ हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि पोर्टल वेन का जो प्रेशर है या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन है उसको हम लोग कैसे कंसिडर या फिर कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं, जैसे कि मान लो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है वाराइसिस, तो ऐसे पेशेंट में हम लोगों को हिमेटोमेसिस या फिर मलिना की कंडीशंस नहीं मिलती है, तो यहाँ पर हम लोगों को जो वाराइसिस का साइज है अगर वो स्मॉल और मीडियम साइज है तो यहाँ पर प्रोफाइलैक्सिस की ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, तो प्रोफाइलैक्सिस के ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, कुछ यहाँ पर एंडोथेरेपीज मतलब जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हम लोग करते हैं वो भी पहले से करा लेनी है ताकि वो आगे चल के ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, तो ऐसे कौन सी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं। पहले मेडिसिनल ट्रीटमेंट देखेंगे तो प्रोप्रानोलॉल ये ड्रग जो है हम लोग यूज करते हैं, जो कि पोर्टल वेन का प्रेशर भी कम करता है। ठीक है, पोर्टल वेन का प्रेशर भी कम करता है और ब्लीडिंग के चांसेस भी यहाँ पर कम करता है। ठीक है,
ब्लीडिंग के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जो प्रोप्रानोल हम लोग यूज करते हैं, ब्रांड नेम आता है इसका इंडेराल करके। ठीक है, ये 20 mg बीडी डोज में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ताकि पोर्टल वेन का प्रेशर भी कम रहे और हम लोगों को ब्लीडिंग के चांसेस भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 40% ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम लोग प्रोप्रानोल ही यूज करते हैं, कभी कभी नाडोलॉल भी यूज करते हैं। इसका भी डोज हम लोग 40 mg ओडी में यूज करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो यूज होता है वो एक्चुअली प्रोप्रानोल होता है, नाडोलॉल बहुत कम यूज होता है। इसलिए हम लोगों को यही ध्यान में रखना कि प्रोप्रानोल ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे लिए जो इसोफेजियल वराइसिस के पेशेंट होते हैं। ठीक है, सिप्लार एले भी एक ब्रांड आता है इसका। ठीक है, सिप्लार एले 40 mg में यूज कर सकते हैं ओडी में, या फिर 20 mg बीडी में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एंडोथेरेपिक प्रोसीजर देखेंगे तो एंडोथेरेपिक प्रोसीजर में हम लोगों को क्या करना है कि जो सबसे फेमस और सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोसीजर है वो एंडोस्कोपिक वराइसियल बैंडिंग और एंडोस्कोपिक वराइसियल लाइगेशन। ठीक है, बैंडिंग भी करते हैं और लाइगेशन भी करते हैं। बैंडिंग में हम लोग स्पेशलाइज्ड बैंड यूज करते हैं, जो हमारे वराइसिस होते हैं उस पर हम लोग ये बैंड अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे वो बैंड जो है यहाँ पर जो वराइसिस की साइज बड़ी हुई है उसको अपलोड कर जाता है और यहाँ पर ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हमारा जो बैंड होता है ये टाइट होते हुए ये यहाँ पर नेक्रोसिस होके जो वराइसिस है वो यहाँ पर फॉल आउट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली प्रोसीजर हम लोग करते हैं एंडोस्कोपिक वराइसियल बैंडिंग या फिर लाइगेशन भी इसको करते हैं, ये भी एंडोस्कोपी के लिए ही करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर हम लोग क्या करते हैं एंडोस्कोपिक वराइसियल स्क्लेरोथेरेपी। ठीक है, स्क्लेरोथेरेपी भी कर सकते हैं, जैसे हमने एनोरेक्टल कंडीशन में स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। कुछ जो हमारी वराइसिस होते हैं जो मतलब हमारे वेन्स जो लेग्स पे भी हम लोगों को प्रोमिनेंट दिखती है उसमें भी हम लोग स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। तो सेम यहाँ पर जो एंडोस्कोपिक वराइसियल स्क्लेरोथेरेपी करते हैं वो हमारे इसोफेजियल वराइसिस में हम लोग करते हैं और इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर जो वराइसिस को हम लोग स्क्लेरोज करते हैं, जो इसोफेगस में जो वराइसिस प्रेजेंट होंगे, जो हमारा बेस का पार्ट होगा, यहाँ पर हम लोग 3 ml यूज करते हैं ऑलमोस्ट, जो हमारा स्क्लेरोजेंट एजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा टिप होता है वराइसिस का उसमें 6 ml तक हम लोग यहाँ पर जो भी स्क्लेरोजेंट है वो ड्रग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एंडोस्कोपियल वराइसल स्क्लेरोथेरेपी है। अब यहाँ पर जब मान लो कोई पेशेंट ऐसा है कि जहाँ पे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है हमारे वराइसिस से और उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ऐसे टाइप में हम लोगों को बैंडिंग भी नहीं करने आ रही है, लाइगेशन भी नहीं करने आ रहा है, और जो हमारा स्क्लेरोथेरेपी तो वो तो ऑब्वियसली एक्टिव ब्लीडिंग में काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप में हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा इसोफेगस होता है, जो वराइसिस प्रेजेंट है ब्लीडिंग कर रहे हैं, उसको हम लोगों को या फिर हमारी जो पोर्टल वेन है उसको हम लोग बाईपास करते हैं। ठीक है, लीवर को ये बाईपास करते हैं। तो वो कौन सी सर्जरी है, वो है हमारी टिप्स। ठीक है, यहाँ पर टिप्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांस इसोफेजियल